नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश रोगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इस पूरी सीरीज़ में पूरे बियॉन्ड अबेकस जो हमारा चैनल है इसके ऊपर आप प्ले लिस्ट में देखेंगे बहुत टाइप्स के वीडियो हैं। जैसे एक वीडियो है MCC मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट। इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और रीजनिंग इनके जो मेन टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कंसेप्चुअली हमने वीडियो बनाए जो कि आपको समझने में मदद करेंगे कि ये वस्तु क्या है। दूसरी सीरीज है SST सपोर्ट सिस्टम टूल्स या सपोर्ट सिस्टम टॉपिक्स। उसमें हमने बताया कि एजुकेशन साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स लिए हैं, एडजस्टमेंट के लिए हैं, लर्निंग के लिए हैं, इस तरह के साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक लिए हैं और वो आपको मदद करेंगे अपनी टीचिंग को बेटर करने में या अपनी लर्निंग को बेटर करने में। तीसरा हमने एक प्रयास किया है GIM गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स। इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो आपको समझने में मदद करेंगे कि मैथ्स में बच्चे कमज़ोर क्यों होते हैं और कहाँ पे अटकते हैं और उनकी कौन से पॉइंट पे क्या वर्क करना चाहिए, थोड़ा हमने उसमें इंडिकेट करने का प्रयास किया है। उसके बाद में हमने करीब 200-250 रील्स बनाई हैं 30-30 सेकेंड्स की, जो कि एक मैथ्स के माइक्रो टीचिंग टॉपिक को, एक माइक्रो टॉपिक को कवर करती है। तो वो भी आप देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और फाइनली ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, इसका नाम है हॉट्स या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो नीचे आप एक वीडियो देखिएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें मैंने पूरा वीडियो इस पे बनाया है कि हॉट्स क्या होता है और इनकी क्या आवश्यकता है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी वो उसको कैसे सपोर्ट करती है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे उसकी क्या मान्यता है। तो उसको आप ज़रूर देखिए। भले आप इसको देख के उसको देखिए या उसको देख के इसको देखिए, लेकिन आपको उसमें ये बात समझ में आएगी कि बिल्कुल नॉन टेक्निकल भाषा में हमने उसको पूरा समझाने का प्रयास किया है। और पूरी ये सीरीज़ जो है बियॉन्ड अबेकस की पूरी सीरीज़ हिंदी में है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए, और लिखा हुआ इंग्लिश में है, बोला हुआ हिंदी में है, ताकि दोनों मीडियम को कवर कर सके और आपको कुल मिला के बात मोटे तौर पे हम बता सकें। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है। ओह, आज तो क्रिएटिव थिंकिंग है। चलिए देखते हैं क्या है। बाय द वे एक बात आपको बता दूँ, मेरा जो PhD एजुकेशन में है वो क्रिएटिविटी रिसर्च एरिया में ही है। मेरा टॉपिक था कि क्रिएटिविटी अगर हम बढ़ाते हैं तो अगर कोई बच्चा क्रिएटिव बनता है तो क्या उसकी अचीवमेंट कम होती है, ये था। वो आप अभी देखेंगे जस्ट नाउ। ये दो फैक्टर हैं जिनका अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि इंटेलिजेंस क्या है, क्रिएटिविटी क्या है। तो अगर बहुत मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस ये है कि बहुत सारी वस्तु है उसको आप फोकस कर रहे हो। इंटेलिजेंस इज फोकसिंग। आप देखिए जितने बड़े कैट की एग्ज़ाम हो, ओलंपियाड की एग्ज़ाम हो, जितने एग्ज़ाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, दे टेस्ट एसेंशियली द वर्बल इंटेलिजेंस इन अ वे। इंटेलिजेंस और न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी ये सब टेस्ट करती हैं। तो ये क्या टेस्ट करती है कि आप किसी आंसर में कितनी फास्ट आते हो। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये इंटेलिजेंस का एसेंस है कि आप अगर कन्वर्जेंस थिंकिंग विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, आप जितने कैट की एग्ज़ाम देख लीजिए, बैंक की एग्ज़ाम देख लीजिए, और भी जितनी हाई प्रोफाइल एग्जाम्स होती हैं उन सब में यही रहता है कि आप कितनी फास्ट उस आंसर पे आ सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस। ये बहुत हाई लेवल इंटेलिजेंस होती है उन लोगों में जो लोग ये सब पास करते हैं। और इसीलिए फिर परसेंटाइल का भी कंसेप्ट आया पिक्चर में, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताऊँ। एक मेरे एग्ज़ाम दिख दी IIM की, उसमें एक स्टूडेंट था, उसको 99 परसेंटाइल था, 99 परसेंटाइल, और उसमें हाईएस्ट मार्क थे 29/100। तो बताइए, वो देश के 1% टॉप इंटेलिजेंट लोगों में था, लेकिन कंट्री में जो हाईएस्ट स्कोर थे वो 29 थे। अब अगर आप अपनी नॉर्मल तरीके से देखोगे तो ये तो फेल है, लेकिन चूंकि सारे इतने टॉप इंटेलिजेंट लोग एग्ज़ाम देते हैं, उनका भी हाईएस्ट 29 था, उसके बाद उसका 99% है, मतलब उसको 28 या 37 मार्क्स आए। तो इसलिए जितनी बहुत हाई प्रोफाइल एग्जाम्स होती हैं इनमें मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंट ये होता है कि सबका क्या रहा, तो कटिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, कटिंग स्कोर क्या रहा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो कहानी हुई इंटेलिजेंस की। फिर आती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इसका ठीक उल्टा है। क्रिएटिविटी में क्या है, जैसे इंटेलिजेंस कन्वर्जेंस है, तो क्रिएटिविटी मैं आपको काफ़ी अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, मेरा PhD इस सब्जेक्ट में, कि क्रिएटिविटी इज डाइवर्जेंस, कि आप कितने अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, कितने अलग अलग तरीके से आप उस नतीजे पर पहुँच सकते हो। तो इट इज जस्ट द अपोजिट। लेकिन
इतना जरूर है कि अगर ये इंटेलिजेंस की कोई स्केल है, मान लीजिए ऐसी बड़ी सी अपन एक स्केल बना लेते हैं, ये इंटेलिजेंस की अगर स्केल है ऐसी, तो डेफिनेटली क्रिएटिव, अगर ये क्रिएटिव पर्सन है तो ही हैज़ टू बी इंटेलिजेंट, क्योंकि एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस उसका होना चाहिए। वो बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं हाई IQ स्कोर, मतलब मेंसा करके एक टेस्ट होती है, जिसमें टॉप 2% को टॉप 2% जो रहते हैं 98% जो होते हैं, दे आर कॉल्ड मेंसा इंटेलिजेंस पीपल। लेकिन अब वो क्रिएटिव हो या आवश्यक नहीं है, तो एक लेवल तक इंटेलिजेंस लगती ही है अगर आपको क्रिएटिव, मतलब एकदम कैन नॉट बी क्रिएटिव। तो ऐसा नहीं है कि क्रिएटिव पर्सन इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट पर्सन क्रिएटिव जरूरी नहीं है। तो इट्स लाइक दैट। सो क्रिएटिविटी इज इन अ वे वन स्टेप अबो, जब आप एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तक जाते हो उसके बाद आप क्रिएटिव होते हो। बाकी इन पर रिसर्च और डिस्कशन चलते रहते हैं, लेकिन मेरी जो इस सब्जेक्ट की समझ है उसके हिसाब से मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। और देखते हैं इसमें आगे, अब वो काफ़ी कुछ आज डिस्कशन को है अपने पास, क्योंकि मेरा PhD का टॉपिक है जैसे आप जानते हैं। अब हम देखेंगे कि वालाज अप्रोच, एक वाला करके साइंटिस्ट हुए थे, उनकी अप्रोच है कि ये सारे लिख ही डालता हूँ एक साथ, तो आपको एक साथ डिस्कस करते आएगा। He says that these are the 4 stages जो आपकी क्रिएटिव सॉल्यूशन की तरफ आप अगर जा रहे हो। अगर आप दुनिया में मोबाइल नाम की कोई चीज़ नहीं हो, अगर आपने मोबाइल इन्वेंट कर रहे हो तो आप किस स्टेजेस से गुजरते हो, या अगर आपकी ईमेल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अगर आपने ईमेल इन्वेंट किया है, या SMS आपने इन्वेंट किया है, या कोई आपने कुछ भी है, कैमरा अगर आपने इन्वेंट किया है, अगर आपने ये इन्वेंट किया है कि यहाँ से वहाँ मैसेज आप फास्ट कैसे भेज सकते हो, वीडियो फाइल, हायर ऑर्डर की वीडियो फाइल कैसे भेज सकते हो, ये सब इन्वेंशंस है, ये सब क्रिएटिविटी है। तो ये कैसे होती है, तो उसकी स्टेजेस उन्हें बताइए। सबसे पहले आता है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज सीइंग द प्रॉब्लम। दुनिया जब से बनी है, जब से लोग बातें करते आ रहे हैं, लेकिन किसी तो भी के दिमाग में क्यों आया कि बिना वायर के बात की जाए। फ़ोन भी थे, जब फ़ोन भी थे 1950s 60s तक, टेलीफोन सब जो काफ़ी जगह थे, तो उस समय किसी के दिमाग में क्यों आया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं पॉकेट में फ़ोन लेके घूमूं। ये सीइंग द प्रॉब्लम, जैसे आप भारतीय संदर्भ में बताऊँ आपको, हालांकि बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मैं पसंद नहीं करता हूँ उस प्रोडक्ट को, लेकिन एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये जो थे कोठारी ब्रदर्स, इन्होंने सोचा कि मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, 15-15 माले की तो बिल्डिंग्स होती थी, अब तो खैर बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। उस समय 15 माले की बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग मानी जाती थी, जब नरीमन पॉइंट वगैरह पे बिल्डिंग बनती, 21 माले की एक्सप्रेस टावर थी, ह्यूज बिल्डिंग, तो तब बहुत बड़ी मानी जाती थी वो। तो वो है साहब, अब वहाँ पे किसी को अगर पान खाने की इच्छा हो तो क्या करेगा, तो ये पान मसाला के पाउच इन्वेंट हुए। मैं फिर बोलूँगा, आई डोंट एंडोर्स इट, आई डोंट लाइक इट। और ये जो 75-75 साल के लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उससे मुझे बहुत दुख है, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन का मुझे बहुत दुख है, कपिल देव गावस्कर का नाम लेके कह रहा हूँ, लेकिन वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि क्रिएटिव थिंकिंग ऐसे शुरू होती है कि भाई वहाँ आदमी को पान खाना है, अब वो उतर के जाएगा, पान की दुकान पे जाएगा, फिर आएगा, फिर जाके खाए, कितना टाइम लग जाएगा, उससे उसके अटेंडेंट। सो सीइंग द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को जब देखना शुरू करते हो तब आप उसके सोल्यूशन की तरफ इन्वेंट हो। जैसे कि अभी कोविड आया, सबने सोचा क्या करें कैसे करें, पढ़ाई का इतना लॉस हो गया, तो वर्चुअल टीचिंग का। हालांकि पहले जूम जो है प्लेटफॉर्म जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं 2014 से तो श्योरली यूज़ कर रहा हूँ। 2014 से मैं ये प्लेटफॉर्म जानता हूँ और मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको अपने तरीके से, पर्सनल कम्युनिकेशन को। लेकिन ये इतना बड़ा स्केलअप हो जाएगा जूम वाला नहीं सोच रहा। तो सीइंग द प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी इन कैलामिटी। अब कैलामिटी तो आ गई है, अब उसको किस तरह से आप देखते हो, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का अगर मैं आपको ज़िंदगी में पैरेलल देना चाहूँ, तो मुर्गी जो होती है वो जो अंडा सेकती है, या अंडे के ऊपर बैठ के उसको सेकती है, हैचिंग द एग जिसको कहते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्यूबेशन। क्या आपके दिमाग में प्रोसेस चल रही है। जैसे कि कई लोग ऐसे रहते हैं कि जी देखो, जैसे राइटिंग की स्टेज में, राइटिंग में 2 स्टाइल्स में बताता हूँ, एक है रविन्द्रनाथ टैगोर स्टाइल और एक है शेक्सपियर स्टाइल। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टाइल ये है कि वो 6 महीने लगाते रहते हैं और एक जाके फिर वो टाइटल डिसाइड करते हैं कि भाई इस क्रिएटिव ये जो मैं बना रहा हूँ, नावल जो भी लिख रहा हूँ, इसका टाइटल क्या होगा। और उसके बाद ही डजंट टेक मोर देन फ्यू डेज टू फिनिश। और विलियम शेक्सपियर मॉडल ये है कि आप ढेर सारा लिख लो पहले, फिर सोचो उसको टाइटल। इसलिए उनके देखिए एज यू लाइक इट, उनके जो भी जो वो बनाते रहे उसको अलग अलग तरीके से वो टाइटल देते रहे, जो कि कई बार ऐसे विचित्र से रखते हैं, लेकिन वो देते रहे। तो ये 2 स्टाइल्स हैं काम करने की।
और जिससे हमको क्रिएटिविटी की प्रोसेस है। तो थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं, अब ठीक है, उनकी भी रोजी रोटी है, बेचारे सब्जी वाले आवाज़ें दे रहे हैं। इट्स ओके, अपन भारत में रहते हैं, हमको उनको भी सबको अपने अपने काम करने का हक है, तो वी शुड एंजॉय इट। एंड नेक्स्ट होती है आहा। अब आप सोचते रहे, फिर आपको याद है अरे सॉल्व हो गया है तो बेटर, फिर आपने उसको सॉल्यूशन किया। तो दिस इज कॉल्ड आहा स्टेज, मीन्स सीइंग द प्रॉब्लम। उसमें कितना टाइम लगेगा नोबडी नो। सदियों बीत गई, किसी के ध्यान में नहीं आया कि मोबाइल हो सकता है। सदियों बीत गई, किसी के ध्यान में नहीं आया कि कोई ऐसा वैक्सीनेशन हो सकता है कि इतने बड़े कंट्री को इजीली वैक्सीनाइज किया जा सकता है। सोच ही नहीं सकते थे लोग, 10-10, 20-20 साल की प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि इतना। और बड़े बड़े पॉलिटिशियन नहीं, बड़े बड़े इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये तो इतना बड़ा कंट्री है, इलिटरेट कंट्री है, कैसे लोगों को समझाओगे कि टीका कराने जाओ, हो गया इसकी क्या वेरिफिकेशन है, ये आदमी 2 बार करा लेगा, इसकी क्या एक्चुअलिटी, सब हुआ ना। तो सीइंग द प्रॉब्लम कि आप किस तरह से देखते हो, किस मैग्नीट्यूड से देखते हो, फिर इंक्यूबेशन, आप उस पर सोचते हो, फिर आपकी एलिमिनेशन होती है। एलिमिनेशन स्टेज भी कहते हैं आहा को, मतलब आपको एक बस जलता है कि अरे वाह साल हो गया। तो फिर वेरिफिकेशन, फिर आप उसको वेरीफाई करते हो कि सोल्यूशन सही है या नहीं है। तो ये कहलाती है वाला स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। वाला करके जो थे उन्होंने, वाला जो थे उन्होंने सारी स्टेजेस को डिसाइड किया है, डिज़ाइन किया है, और बहुत डिटेल में उन्होंने वर्क किया है। लेकिन ये 4 पॉइंटर्स उन्होंने दिए हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड टू अंडरस्टैंड द क्रिएटिविटी प्रोसेस। तो ये हमने एक बहुत ही ब्रॉडली देखा कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, वो इंटेलिजेंस से अलग कैसे होती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, और बहुत सारे हमने सोशल और अलग अलग एग्जाम्पल जो एक्चुअल हुए हैं उनको देख के देखा कि कैसे तरह से क्रिएटिव होना इतना भी मुश्किल नहीं है, मतलब हम भी उसको कर सकते हैं। और आप भी अपने अनुभव लिखिए कि कभी आपको ऐसा क्रिएटिव कोई एक्सपीरियंस आया हो या आपने कुछ क्रिएटिविटी लगाई हो, भले वो छोटा सा सोल्यूशन हो, मतलब बिल्कुल सिंपल सी कोई बात अलग ढंग से कहना भी क्रिएटिविटी है। कोई मैसेज, जैसे आपको बताऊं, मैं एक बड़े विद्वान हुए थे एवोगैड्रो, और उसके पहले उनका नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, उन्होंने जो उनके डाल्टन, तो डाल्टन ने कहा था कि अंडर इक्वल प्रेशर ऑफ एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ये उनकी थ्योरी थी। उनके चेहरे थे एवोगैड्रो, उन्होंने पूरी कहानी वही रखी कि अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि मॉलिक्यूल्स, एटम डिवाइड नहीं हो सकता है, मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो सकते हैं। ऐसा छोटा सा डिफरेंस था कहने को, सिर्फ एटम को मॉलिक्यूल से रिप्लेस किया था, लेकिन वही सब डिफरेंस है। तो ये क्रिएटिविटी होती है और ये क्रिएटिव थिंकिंग होती है। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और हमारे चैनल की आप सारी जो प्ले लिस्ट मैंने बताई आप उसको जरूर से देखिए। और साथ ही गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट है जो मुझे काफ़ी एक्सपर्टीज है, जिसकी 40 साल से करीब मैं टीचिंग कर रहा हूँ, और PhD भी मेरा है, और मुझे क्लिनिकल वर्क का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको मैथ्स से बहुत सीरियस ट्रबल आ रही है, मैथ्स एंग्जाइटी है, मैथ्स की चिंता है, मैथ्स फोबिया है, तो इन सारी बीमारियों का इलाज हम करते हैं और श्योरली करते हैं। तो आप जरूर से संपर्क कीजिए, नंबर्स नीचे दिए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।